नमस्कार, मैं रजत कुमार आप सभी का स्वागत करता हूँ। अभिव्यक्ति और माध्यम पुस्तक के अंतर्गत आज हम लोग देखेंगे नाटक लिखने का व्याकरण। तो इसका ये मतलब नहीं कि मैं व्याकरण आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। इसका ये मतलब है कि सामान्य तौर पे नाटक लिखते समय किन किन बातों की ओर ध्यान दिया जाना चाहिए, और इसको हम लोग मुख्य तौर से सीबीएसई में आने वाले प्रश्नों को ध्यान में रख कर के पढ़ेंगे। और नज़रिया वही होगा कि जो प्रश्न आएंगे वो किस रूप में आएंगे कि एक लेखक के रूप में अगर आपको वहाँ पे रखा जाए तो आप किस तरह से नाटक लिखेंगे, क्या सावधानियाँ बरतेंगे या क्या ध्यान देने वाली बातें होती हैं नाटक लिखते समय। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले उस प्रश्न को देख लेते हैं जो मॉडल पेपर में दे रखा है। नाटक साहित्य की अन्य विधाओं से कैसे अलग है? सामान्य सा प्रश्न, बिल्कुल सीधा सा। अन्य विधाएं, विधा तो आप जानते ही हैं, जैसे कहानी हो गई, कविता, उपन्यास, संस्मरण, रेखा चित्र, डायरी, आत्मकथा, जीवनी, ये सब विधाएं हैं। उसी तरह से नाटक भी विधा है। तो कह रहे हैं कि नाटक अन्य विधाओं से कैसे अलग है। तो पूरे पाठ में थोड़ा थोड़ा करके कई जगह आपको इसका उत्तर मिलेगा। मैंने उसको एक अलग रंग में कर दिया है, जैसे ये प्रश्न नीले रंग में है तो इसके उत्तर भी आपको जहाँ जहाँ मिलेंगे नीले रंग में आपको दिख जाएंगे। हम लोग संक्षेप में जानेंगे कि नाटक की कुछ खास विशेषताएं क्या होती हैं, उसमें आपके प्रश्न का उत्तर भी यहाँ पे मिल जाएगा। भारतीय परंपरा में नाटक को दृश्य काव्य की संज्ञा दी गई है। नाटक की एक विशिष्ट प्रकृति होती है, वह है लिखित रूप से दृश्यता की ओर अग्रसर होना। इसको समझें कि नाटककार सबसे पहले नाटक लिखता है, लेकिन जब तक उसका मंचन न हो जाए तब तक नाटक अधूरा ही रहता है। यानी नाटक लिखा ही जाता है कि उसका मंचन हो। जहाँ साहित्य की अन्य विधाएं लिखित रूप में ही निश्चित और अंतिम रूप को प्राप्त कर सकती हैं। मतलब एक बार लिख दिया, कहानी लिख दिया तो वो परिणति को प्राप्त हो चुकी। ऐसा नहीं कि कहानी लिखने के बाद भी कुछ करना है लेखक को या किसी अन्य सदस्य को। पाठक उसके बाद कहानी को पढ़ लेगा। वही नाटक अपने लिखित रूप में सिर्फ एक आयामी होता है। सिर्फ नाटक लिख करके रख दिया तो पूरा नहीं हुआ, उसका कुछ काम और बचा है। जब तक नाटक का मंचन हमारे सामने नहीं आता तब तक वह पूर्ण नहीं माना जाता। नाटक की एक अन्य विशेषता है समय का बंधन। समय का बंधन ये कई दृष्टियों से है, इसको हम लोग थोड़ा थोड़ा करके देखते हैं। नाटक में कथानक चाहे जिस भी युग काल का हो, लेकिन उसे वर्तमान काल में ही घटित होना होता है। इसका क्या मतलब? मान लीजिए महाभारत काल की कहानी है, उसको लेखक ने, नाटककार ने लिख दिया, लेकिन जिस उसका मंचन करेंगे तो वर्तमान काल के दर्शकों के सामने ही करेंगे ना, उसे वर्तमान काल में ही तो करेंगे। यही कहना चाहते हैं वे। अर्थात मंचन वर्तमान काल में होता है। इसी तरह से नाटक में मंच निर्देश हमेशा वर्तमान काल को आधार बनाकर ही दिए जाते हैं। मतलब जो दर्शक आज के हैं उन दर्शकों के हिसाब से ही निर्देशन भी होता है, या निर्देश किस तरह से दिए जाएंगे लेखक के द्वारा या नाटककार के द्वारा, यह उन दर्शकों को और उन स्थितियों को ध्यान में रख करके ही होता है। और जो प्रश्न था उससे संबंधित, उत्तर से संबंधित ये भी हिस्सा है। समय के बंधन के रूप में दूसरा तथ्य है कि अन्य विधाओं जैसे कहानी, उपन्यास, कविता आदि को पढ़ते सुनते वह बीच में रोका जा सकता है, परंतु नाटक के साथ ऐसा संभव नहीं होता। इसलिए भी नाटक में समय का बंधन होता है, यानी समय का ख्याल रखना पड़ता है।
ऐसा नहीं कि आपने आधा नाटक दिखाया और दर्शकों को कहिए कि अब कल आइएगा या परसों आइएगा, ऐसा आप नहीं कर सकते हैं। समय के ध्यान से एक आवश्यक बात यह भी है कि नाटक कितनी अवधि का हो। मतलब बहुत लंबा नाटक कर देंगे तो दर्शक बोर हो जाएंगे, और बहुत छोटा नाटक बना दिया तो क्या कहना है, क्या उद्देश्य है, क्या कथ्य है, वही नहीं पूरा होगा। आप चरित्रों के साथ न्याय नहीं कर पाएंगे। किसी कैरेक्टर का को आपको या तो महिमा मंडन करना है उसका, या कुछ खास गुणों को उसे दिखाना है दर्शकों के समक्ष, वो आप कर नहीं पाएंगे बहुत छोटा करेंगे तो ये ध्यान रखना होता है कि कितने अवधि का करें। साहित्य की अन्य विधाओं की तुलना में कविता नाटक के कुछ अधिक निकट होती है। यही कारण है कि अक्सर देखा जाता है कि एक कवि सफल नाटककार भी होता है। अब देखे होंगे कि बिंबात्मकता या प्रतीकात्मकता या दृश्यता आप कई बार कविता में भी देखेंगे। तो ये स्थिति, या कई बार आप ध्यान दिए होंगे कि नाटक को दृश्य काव्य भी कहा जाता है। तो इसके पीछे यही है कि काव्य के काफ़ी निकट होता है। ये भी एक प्रश्न बन सकता है। भाषा, ये महत्वपूर्ण है, इसलिए इस रंग में दे दिया हमने, थोड़ा अलग रंग। नाटककार को संक्षिप्त और सांकेतिक भाषा का प्रयोग करना चाहिए। ऐसे प्रश्न हो सकता है कि नाटक की भाषा कैसी होनी चाहिए। जो शब्द वर्णन से अधिक क्रियात्मकता की ओर ले जाएं और दृश्यात्मकता की ओर ले जाएं, वे ही शब्द नाटक के लिए अधिक बेहतर होते हैं। यानी ऐसे शब्दों या ऐसे वाक्यों का प्रयोग करना चाहिए जिससे दृश्य दिखाने में मदद मिले। वर्णन करना नाटककार का उद्देश्य नहीं होता है। नाटककार का उद्देश्य होता है वहाँ जो घटित हो रहा है उसको दिखाए, और उसमें भाषा से सिर्फ सहायता लेनी है। अच्छा नाटक वह माना जाता है जो लिखे अथवा बोले गए शब्दों से भी ज़्यादा उसे ध्वनित करता है जो लिखा या बोला नहीं गया हो। अर्थात शब्दों का वहाँ उतना प्रयोग नहीं होता है किसी बात को कहने के लिए। शब्द जो, जैसा कि मैंने बताया, सहायक के रूप में है, और पात्रों के साथ शब्दों का इतना अच्छा कॉम्बिनेशन होना चाहिए कि बेहतर ढंग से आप अपनी बात रख सकें। आपसे मतलब नाटककार। चूँकि नाटक का मंचन भी किया जाना होता है, इसलिए नाटककार को एक कुशल संपादक भी होना आवश्यक होता है। उसे घटनाओं, स्थितियों और दृश्यों का चुनाव करके सही क्रम में रखना पड़ता है। मतलब कौन सी घटना कहाँ रखेंगे, कौन सी स्थिति किस तरह से, कौन सा दृश्य आगे या पीछे रखेंगे जिससे दर्शक उसे समझ सकें, या जो कथ्य है, कथ्य का मतलब जो मूल भाव कहना चाहता है या जो संदेश देना चाहता है नाटककार, तो ये सब अच्छे ढंग से प्रस्तुत हो सके। इसलिए नाटककार को हमेशा ध्यान रखना है कि वह कहानी नहीं लिख रहा है, बल्कि जो भी नाटक लिख रहा है उसका मंचन होना आवश्यक है या होगा ही। उसी हिसाब से नाटककार के लिए कहा गया कि वह एक अच्छा संपादक भी होना चाहिए। संवाद के बारे में जान लें। संवाद के बारे में पहले भी चर्चा कर चुका हूँ दूसरे पाठ में। अन्य विधाओं में संवाद के बिना भी काम चल जाता है, परंतु नाटक में संवाद मूल तत्व है। जो प्रश्न मैंने पढ़ा था उससे संबंधित यहाँ भी उत्तर का हिस्सा है। नाटक में तनाव, उत्सुकता, रहस्य, रोमांच और अंत में उपसंहार जैसे अनिवार्य तत्व होते हैं। तनाव से मतलब सिर्फ मारपीट नहीं,
तनाव से मतलब है यहाँ पर कि किसी बात को किस ढंग से रखा जाए जिससे एक अलग तरह का खिंचाव पैदा हो जाए कि क्या वास्तव में ये सही है या गलत है, क्या होने वाला है, कुछ ऐसा घटित हो रहा है, उस ये उत्सुकता है, रहस्य है कि जो कुछ हो रहा है वो बिल्कुल अलग ही दुनिया का है। तो ये सब चीज़ें भी नाटक के तत्वों के अंतर्गत आते हैं। नहीं आए तो फिर नाटक लोग देखें ही न, नाटक में मज़ा क्या रह जाएगा। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी तो यही है ना इन विधाओं में कि आनंद की प्राप्ति हो। पाठक या दर्शक आनंद के लिए सबसे पहले जाता है, ज्ञान दूसरा हिस्सा होता है, लेकिन पहला हिस्सा उसका या प्राथमिकता आनंद होती है। आपस में विरोधी विचारधाराओं का संवाद जरूरी होता है। यही कारण है कि नायक प्रतिनायक सूत्रधार की परिकल्पना भारतीय और पाश्चात्य नाट्यशास्त्र में आरंभ से ही रही। चाहे नायक हो, खलनायक हो, या पूरी कहानी को कहने वाला या बताने वाला सूत्रधार हो, ये सब पाश्चात्य काव्यशास्त्र या पाश्चात्य नाट्यशास्त्र में और भारतीय नाट्यशास्त्र में आप देखेंगे। जब भी मैं काव्य कह रहा हूँ उसमें सारी विधाएं आ जाएंगी। तो काव्य का मतलब सिर्फ कविता की बात नहीं कर रहा हूँ, काव्य से यहाँ मतलब है नाट्यशास्त्र से। रंगमंच प्रतिरोध का सबसे सशक्त माध्यम है, वह यथास्थिति को स्वीकार नहीं करता। चाहे कोई भी विधा हो, कहानी ये लिखें जो जैसे है वैसे ही है, तो फिर कहानी लिख ही नहीं पाएंगे। असंतुष्टि, छटपटाहट, प्रतिरोध और अस्वीकार जैसे नकारात्मक तत्वों को जितना ज़्यादा महत्व दिया जाता है, नाटक उतना ही अधिक सफल होता है। अंधा युग, तुगलक आदि नाटक इसी के उदाहरण हैं। तो महत्व में दो आधाता होता है, ये ध्यान दें। अंधा युग बहुत ही प्रसिद्ध नाटक है, उसी तरह से तुगलक भी प्रसिद्ध नाटक है। नाटककार नाटक के कथानक के माध्यम से जो कुछ भी कहना चाहता है, कथानक को मैं बता चुका हूँ पहले आपको, उसे देख लीजिएगा पिछले वीडियो में। उसे अपने चरित्रों और उसके बीच होने वाले परस्पर संवादों से ही अभिव्यक्त करता है, लेकिन ऐसा कभी भी न लगे कि वह पहले से निश्चित विचारों को मात्र शब्दों के माध्यम से व्यक्त कर रहा है। मतलब यहाँ भी जैसे मैंने बताया कि कहानी में भाषणबाजी नहीं होनी चाहिए, वैसे ही यहाँ भी सिर्फ भाषण देने से, संवाद के नाम पे भाषण मत दिलवाइए, ये भी ध्यान रखना है, नहीं तो वो नाटक की गरिमा खो देगा। अब ये चीज़ अतिरिक्त ज्ञान के लिए इसको याद रखिएगा, एक आध नंबर के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। प्रमुख नाटककार जयशंकर प्रसाद, मोहन राकेश, जगदीश चंद्र माथुर, धर्मवीर भारती, सुरेंद्र वर्मा आदि ये बहुत प्रसिद्ध लोग हैं नाटक के क्षेत्र में, ये बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध लोग हैं। तो बस, धन्यवाद।